एसआई सिस्टम में जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो किस प्रकार से डिफाइन की गई हैं वो इस लेक्चर में हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ की। तो फर्स्ट जो फंडामेंटल यूनिट है लेंथ, 1 मीटर लेंथ। ध्यान से देखें, ये जो 1 मीटर लेंथ है फंडामेंटल यूनिट है लेंथ की मीटर, ये किस प्रकार से डिफाइन है। लेंथ को डिफाइन करने के लिए वैक्यूम को चुना गया है, क्योंकि जो वैक्यूम होता है वो सबसे एक्यूरेट प्लेस है, क्योंकि वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है। और लेंथ को बिल्कुल एक्यूरेट डिफाइन करने के लिए वैक्यूम को चुना गया है। तो किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, चलिए इसको देखते हैं। यानी 1 मीटर length is the distance traveled by the light in vacuum in the time period of 1/299,792,485 of the second। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 1 मीटर लेंथ है किस प्रकार से डिफाइन है। 1 मीटर लेंथ is the distance traveled by the light in vacuum in the time period of 1/299,792,485 of the second। यानी सेकंड के इतनेवें हिस्से में, सोचिए ये 1 सेकंड का इतना फ्रैक्शन है, 1 सेकंड का इतना फ्रैक्शन है, यानी 1 सेकंड के इतने में हिस्से में जो लाइट है वैक्यूम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वह होगी 1 मीटर डिस्टेंस इन एसआई सिस्टम। देखिए मैं आपको बता दूं, लाइट की वैक्यूम में स्पीड अप्रोक्सीमेटली 3 लाख मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो उसी क्रम में आप देख सकते हैं 1 मीटर जो आपकी डिस्टेंस कवर्ड होगी वो इतने 1 सेकंड के इतने में हिस्से में होगी। यानी 1 सेकंड में तो 3 लाख किलोमीटर चलते लाइट, तो 1 मीटर कितने में चलेगी, 1 मीटर चलेगी 1 सेकंड के इतने में हिस्से में। यहाँ से क्लियर होगा, यानी 1 सेकंड के इतने में हिस्से में कहीं 1 मीटर लेंथ कवर करेगी वैक्यूम में, क्योंकि वहां पर कोई मीडियम नहीं होता। और लाइट की जो स्पीड है यानी वेलोसिटी है वो मीडियम के हिसाब से वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। एयर में उसके बाद थोड़ी कम होती है, वैक्यूम में सबसे फास्ट होती है, एयर में भी लगभग सेम स्पीड रहती है, थोड़ा डिफरेंस आता है क्योंकि एयर की कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। अब एयर के अलावा किसी और मीडियम में लाइट जाती है, ग्लास में जाती है या फिर किसी और मीडियम में जैसे वाटर में है या डायमंड के अंदर है, तो जो भी मीडियम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग लाइट की वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो इसको डिफाइन करने के लिए जो एक्यूरेट मीडियम है वो जो एक्यूरेट प्लेस है वो है वैक्यूम। तो 1 मीटर को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। अब हम बात करते हैं इसके बाद दूसरे नंबर पर जो एसआई सिस्टम में है मास। तो मास के यूनिट है, ये देखिए फर्स्ट नंबर पर हो गया। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं मास। तो मास की यूनिट होती है केजी। तो 1 केजी मतलब 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम क्या है, इट इज द
इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। अब देखिए ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है 1 kg मास की, यानी इट इज द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा ये प्रोटोटाइप क्या होता है। प्रोटोटाइप एक्चुअल में एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर सेम डायमीटर और सेम हाइट का है और वो हाइट है 39 मिलीमीटर। और मैं बता दूं ये जो सिलेंडर है इरिडियम और प्लेटिनम का बना हुआ एक सिलेंडर है जिसमें 90% प्लेटिनम और 10% इरिडियम एलिमेंट का इस्तेमाल हुआ है। और ये स्टैंडर्ड है मास मेजरमेंट का। देखिए जो भी मास होता है हम किसी का मेजर करते हैं, हम कहते हैं किसी का मास 40 केजी, किसी का मास 35 केजी, किसी का मास 89 केजी, जो भी है निकालते हैं और मास की गणना करते हैं। लेकिन 1 केजी मास की जो वैल्यू है वो हमने निकाली कहाँ से कि वो पर्टिकुलर वैल्यू जो 1 केजी मास की है वो फिक्स हमने किस बेस पर की है, वो की है इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। यानी जो इंटरनेशनल प्रोटोटाइप है किलोग्राम का उसी के समान जो भी वैल्यू होगी किसी भी मास की वो 1 किलोग्राम होगी, समझ लीजिए। और ये इंटरनेशनल प्रोटोटाइप जो है इट इज द सिलेंडर, यहाँ पर लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं आप सभी, इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम is the cylinder of same diameter and height same diameter and same height of 39 mm, 39 मिलीमीटर की सेम हाइट और सेम डायमीटर का, मेड अप ऑफ 90% प्लेटिनम and 10% इरिडियम। यहाँ से क्लियर हो रहा है 90% प्लेटिनम 10% इरिडियम जो मेटल है, इरिडियम उसका ये बना हुआ और इट इज placed in air-tight container। तो एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको प्लेस किया गया है इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ, एक बार फिर से देख लें। तो 1 kg क्या है, इट इज द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम और इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम इज द सिलेंडर ऑफ द सेम डायमीटर एंड हाइट ऑफ 39 millimeter made up of 90% platinum and 10% iridium और it is placed in airtight container। एयर टाइट कंटेनर का मतलब है जिसमें एयर नहीं जा सकती
और हम जानते हैं प्लेटिनम सबसे ज्यादा मतलब इनर्ट मेटल है, गोल्ड से भी ज्यादा इनर्ट कह सकते हो। गोल्ड भी रिएक्शन नहीं करता, प्लेटिनम नहीं करता। गोल्ड कुछ केसेस में कर सकता है लेकिन ऑलमोस्ट गोल्ड भी इनर्ट है। तो प्लेटिनम को इसीलिए लिया गया। इरिडियम प्लेटिनम का इस प्रकार का जो आपको एलॉय तैयार होती है वो एकदम पूरी तरीके से इनर्ट है और फिर भी उसके बावजूद एयर टाइट कंटेनर में इसको रखा गया, जिससे टाइम के साथ इसकी मास की वैल्यू में कोई चेंज ना आए। देखिए बहुत सारे स्टैंडर्ड अब तक इसको रिप्लेस करने के लिए बनाए गए। सोचा गया कि मास का कोई और अल्टरनेटिव स्टैंडर्ड हो जिसको रिप्लेस कर सके, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड नहीं बना पाए जो इसको रिप्लेस कर पाए। लेकिन टेक्नोलॉजी समय के साथ साथ आती है, नए नए स्टैंडर्ड आते हैं, उनमें कुछ अच्छा होता है, बेस्ट होता है इनसे, तो ये रिप्लेस भी होते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा प्रयास सफल नहीं हुआ है जो इसको रिप्लेस कर पाता इंटरनेशनल प्रोटोटाइप को, जो अभी भी चलता है। तो हमने आपको बता दिया 1 किलोग्राम को किस प्रकार से एसआई सिस्टम में डिफाइन किया गया है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो थर्ड यूनिट होती है किलोग्राम के बाद टाइम। टाइम है थर्ड यूनिट टाइम। तो टाइम की यूनिट है सेकंड। तो 1 सेकंड, 1 सेकंड किस प्रकार से डिफाइन एसआई सिस्टम। देखिए मैं बता दूं, ये सीजियम एटम 133 को एक यहाँ पर सैंपल के रूप में लिया गया और उसी पर ये परफॉर्म करके इसकी यूनिट को डिफाइन किया गया है 1 सेकंड को टाइम। चलिए पहले यहाँ पर इसको लिखते हैं फिर समझते हैं। देखिए तो 1 सेकंड is the duration of 9192631770 periods of transition between two hyperfinite levels of cesium 133 एटम। यानी सीजियम 133 जो एटम होता है, तो ग्राउंड स्टेट पे यानी सीजियम 133 एटम की हाइपर फाइनाइट लेवल के बीच में जो इतने ट्रांजिशंस होते हैं और इतने ट्रांजिशन का जो समय लगता है वो है 1 सेकंड। तो 1 सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 periods of transition between two hyperfinite levels of cesium 133 atoms in ground state। अब देखिए आगे जब अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम पहुंचेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, तो बात करेंगे ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले ही पढ़ लेंगे हम सेकंड चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करेंगे इसके बारे में। देखिए ग्राउंड स्टेट होती है किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की सबसे स्टेबल स्टेट, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के पास लीस्ट एनर्जी होती है,
सबसे कम, और जब वो एनर्जी को गेन करता है और वो हायर एनर्जी लेवल्स में चला जाता है तो वो उसकी एक्साइटेड स्टेट होती है। जब वो एक्साइटेड स्टेट से जंप करता है और उस दौरान उस समय वो रेडिएशंस को रिलीज करता है। अब वो रेडिएशंस जो रिलीज होती हैं जब वो जंप करता है ग्राउंड स्टेट में, तो उनकी सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है डिपेंडिंग अपॉन द जंप, कहाँ से कहाँ पर जंप कर रहा है। तो हम इमिशन एब्जॉर्प्शन इफेक्ट में पढ़ेंगे और वहाँ पर फाइन लाइंस वगैरह डिस्कस करेंगे, तब इस चीज़ को आप और डिटेल में समझ पाएंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग समझ लीजिए कि जो सीजियम मेटल है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इसको हम कह सकते हैं। जिस एल्कली मेटल में ये आता है पहले ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप का ये मेटल है, फ्रांसियम से जस्ट ऊपर आता है इसका नंबर। और ये जो मेटल है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का हम कह सकते हैं इसको, और इसी कारण इसको यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होने के कारण इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस कर सकता है। तो 1 second is the duration of 91926317770 periods of transition between two hyperfinite levels of cesium-133 atom in ground state। तो ग्राउंड स्टेट में इतने ट्रांजिशंस करने के लिए जब इतने ट्रांजिशंस हो जाते हैं तो वो होता है 1 सेकंड के बराबर। गॉट इट? उम्मीद है समझ गए होंगे। 3 हमने बेस यूनिट को डिस्कस कर लिया है। अब इन 3 बेस यूनिट के अलावा और भी बहुत सारी बेस यूनिट्स हैं, उनको भी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब बाकी जो बेस यूनिट्स हैं इसके अलावा 3 हो गए। चौथे नंबर पर आता है इलेक्ट्रिक करंट। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है चौथे नंबर पर जिसको हम रखते हैं, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। तो 1 एम्पियर को हम किस तरीके से डिफाइन करें? 1 एम्पियर। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक फोर्स पर यूनिट लेंथ in between two infinitely long current carrying wires। यानी 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स हैं, यानी 2 ऐसे वायर्स हैं, तार हैं जिसमें इनफाइनाइट करंट जाता है। इनफाइनाइट मतलब लंबे वायर हैं जिनकी लेंथ काफी लंबी है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ in between two infinitely long current carrying wires equals to 2 into 10 to the power minus 7 Newton when distance between them is 1 meter, the current will be 1 एम्पियर। अब ये जो करंट है
1 एम्पियर होगा। अब ये आपके समझ में कुछ नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम फिजिक्स में क्लास 12th में मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम इसको डिटेल में स्टडी कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डेफिनेशन लिखी, ये जो लिखी इसको समझने की कोशिश करें। अ फोर्स पर यूनिट लेंथ इन बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। When distance between them is 1 meter, current will be 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट को इस प्रकार से डिफाइन किया गया। अब ये होगा कैसे, देखो यहाँ पर हमने दो वायर ले ली, यहाँ रखना, एक वायर इसमें करंट जा रहा है, दूसरा वायर इसमें करंट जा रहा है। इनमें करंट मान लिया I जा रहा है, इसमें भी I करंट जा रहा है, सेम करंट जा रहा है। दो इनफाइनाइट मतलब लंबे लॉन्ग है, काफी लंबे वायर है, तार है, इनमें करंट जा रहा है, समान करंट मान लिया कितना I जा रहा है। इन दोनों वायर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। तो अगर इस तरीके से दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स होते हैं जिनके बीच में करंट इस तरीके से वायर्स में करंट फ्लो होगा और उनके बीच की डिस्टेंस R, तो वहां पर फोर्स जो लगता है इन दोनों के बीच में उसकी वैल्यू होती है F = μ0/4 पाई 2I I1 × I2 R × लेंथ। तो ध्यान से देखें, यहाँ मान लीजिए करंट ये I1 है, ये करंट है I2। सपोज दैट करंट की वैल्यू सेम नहीं है, अलग अलग करंट की वैल्यू है, तब अब सेम है तो हम I1 = I2 रख सकते हैं। अगर वैल्यू I1 = I2 है तो यहाँ पर समान हो जाएगी और अलग अलग भी वैल्यू हो सकती है। तो मान लीजिए तो अलग अलग वैल्यू वाले वायर करंट की वैल्यू वाले दो वायर हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स होता है μ0/4 पाई 2I1 I2 R × F। ये जो μ0 है, इट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेसेस के बारे में मैग्नेटिज्म में हम पढ़ेंगे क्लास 12th में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिलहाल मैंने आपको समझाने के लिए फॉर्मूला लिखा है कि आप 1 एम्पियर को समझ पाएं किस प्रकार से डिफाइन होगा। अब ये जो लेंथ है, लेंथ को हम उधर भेज देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा F/L = μ0/4 पाई 2I1 × I2 R। ये क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ से देख सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ = μ0/4 पाई की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁷। इसकी वैल्यू ये होती है, हमने उठा के रख दी इस कांस्टेंट, इस पूरे कांस्टेंट μ0/4 पाई की वैल्यू 2 × 10⁻⁷ उठा के यहाँ रख देंगे। अब ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर दिया गया है हमें I1 = I2 है और अगर इसका मान कितना है, 1 है और R का मान 1 है, तो उस सिचुएशन में F/L बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁷। तो वही तो है 1 एम्पियर, इस प्रकार से लिखा है। अगर इनके बीच में फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर है तो क्या हो जाएगा, यानी सॉरी ये हमने उठा के रख दी, इसकी वैल्यू भी उठा के रख दी, 2 यहाँ से आ गया। ध्यान देंगे μ0/4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷। ये 2 था, यहाँ से 2 रखेंगे तो 2I1 का मान यहाँ पर हम रखते हैं कितना, 1, तो × 1 × I2 का भी मान 1/R का मान 1, तो यहाँ से निकलेगा F/L = 2 × 10⁻⁷। तो ये आ गया आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ = 2 ×
7, यानी 1 एम्पियर करंट की वैल्यू, मतलब 1 एम्पियर करंट अगर होगा तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकल के आएगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, इतना निकल के आएगा, जो कि एसआई सिस्टम में इस प्रकार से डिफाइंड है। समझ में आ रहा होगा? देख लीजिए एक बार फिर, यहाँ पर कंडीशंस हैं, अगर दोनों करंट की वैल्यू समान है, I1 और I2 की वैल्यू समान है और 1 है, अगर 1 है तभी तो हम यहाँ पर 1 रख सकते हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस इसमें ही लिखा कितना है, 1 है। जब डिस्टेंस 1 है और करंट भी 1 हो है तभी ये सिचुएशन बन सकती है, और अन्यथा ये बनेगी नहीं। तो ये इस प्रकार से आपकी जो एम्पियर है 1 एम्पियर डिफाइन की जाती है। तो आपकी ये यूनिट भी हो गई। इसके बाद अगली बच्ची है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को हम डिफाइन करते हैं, चलिए ऊपर से रफ कर देते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, नोट नहीं किया हो तो नोट कर लेना, पहले समझते चलें, वीडियो पॉज करेंगे, नोट कर लेंगे, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे चीजें बहुत आसान हो जाएगी, बहुत सरल है, काफी इजी है, समझ लीजिएगा। अब है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की यूनिट है 5 नंबर पे यूनिट क्या आता है, इसकी यूनिट है हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की केल्विन। तो 1 केल्विन किसके बराबर? थर्मोडायनेमिक में टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जाता है एसआई सिस्टम में। तो 1 केल्विन इज इक्वल टू, यहाँ से डिफाइन करेंगे, 1 Kelvin is the 1/273.16 of triple point of water। अब वाटर के ट्रिपल पॉइंट का 1/273.16 जो वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड द 1 केल्विन। देखिए किसी बुक में ये 273.15 हो सकता है 16 की जगह पर, और हम केल्विन के बारे में आपको डिस्कस कर चुके पिछले लेक्चर। डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन, इनके बीच में रिलेशनशिप भी बताई है मैंने, और अगर आपने भी वो नहीं देखा है तो ध्यान से उसे भी देख लीजिएगा। तो 1 केल्विन है ऐसा यूनिट, यानी 1 केल्विन इज द 1/273.16 ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, ट्रिपल पॉइंट वाटर का क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये क्या है ये समझिए, नोट कर लीजिए इसको। इट इज द टेम्परेचर एट विच वाटर exists in all the 3 स्टेट, यानी वह कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर की है जब हम गैस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये चैप्टर क्लास 11 से हटा दिया गया है, लेकिन गैस स्टेट में लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस को पढ़ते हैं तो बहुत क्लियर करके समझ में आ जाता है। एब्सोल्यूट जीरो के बारे में पढ़ेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कस वहाँ होगा। लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, हम फिर भी गैस स्टेट पढ़ाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एकेडमिक नहीं, जो बच्चे कंपटीशन की, जेईई की, नीट की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं, वो
इनको देखकर समझकर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सारी चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं 1 by 1 डिटेल में। हर टॉपिक को इसलिए समय लगता है और जैसे जैसे हमें समय मिलेगा हम आपको और अधिक कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें आप समझ देख रहे हैं ये क्या है ट्रिपल पॉइंट। इट इज द टेम्परेचर एट विच वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट, यानी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में की इक्विलिब्रियम में होगा, यानी तीनों फेजेस में होगा वाटर। कौन कौन सी फेज में होगा? सॉलिड फेज में होगा, लिक्विड फेज में होगा, लिक्विड एंड और गैस फेज, यानी तीनों फेजेस में होगा ट्रिपल पॉइंट। तो व्हाट उस टेम्परेचर की 1/273.16 जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड द 1 केल्विन। और एक चीज याद रखनी जो हम पिछले लेक्चर में भी तुम्हें बता चुके हैं कि एक तो केल्विन ही एक ऐसी स्केल है जिस पर टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव वैल्यू में नहीं हो सकता है। डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पे नेगेटिव में जा सकता है, इस पर नहीं हो सकता, नेगेटिव वैल्यूज की इस पर नहीं हो सकती है। तो समझ गए होंगे। इसी क्रम में अगला है, कितनी हो गई यहाँ पर आपकी 5 यूनिट्स हो गई। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बचता है, यानी जिसको हम डिस्कस कर चुके मोल। छठे नंबर पर आपके आते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसकी यूनिट होती है मोल। तो 1 मोल क्या है? यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है मोल। और 1 मोल को हम SI सिस्टम में कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स of carbon 12 in 0.012 kg mass। कार्बन 12 जो है उसके 0.012 किलोग्राम मास के अंदर जो एटम्स की संख्या होगी दैट इज कॉल्ड 1 मोल, यानी SI सिस्टम के बेस पर। देखिए मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं 1 मोल क्या है, यानी जो 1 मोल होता है 1 मोल इज इक्वल्स टू होता है 6.022 into 10 to the power 23 एंटिटीज। अब ये एंटिटीज हो सकती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी ये एंटिटीज कुछ भी हो सकती है। मोल तो एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 into 10 to the power 23। कोई भी हो, यानी किसी का भी 1 मोल है तो उसमें की वैल्यू इतनी ही होगी। 1 मोल बराबर यही होता है। देखिए कार्बन 12 को इसलिए लिया गया है कि कार्बन 12 एटम को मास मेजरमेंट के लिए, एटॉमिक मास जो होता है उसको मेजर करने के लिए कार्बन 12 को स्टैंडर्ड बनाया गया। और हम बात करेंगे क्यों बनाया गया कार्बन 12 को। उससे पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया, ऑक्सीजन को लेने की कोशिश की गई। कार्बन 12 स्टैंडर्ड चल रहा है मास मेजरमेंट में, एटॉमिक मास मेजरमेंट। तो जो 1 मोल होता है वो इस प्रकार से कार्बन 12 एटम को स्टैंडर्ड लेते हुए डिफाइन किया गया है। तो 1 मोल समझ में आ गया होगा SI सिस्टम में कैसे डिफाइन किया जाता है। देखिए हम आपको इसके बारे में और बता दें। 1 मोल पार्टिकल्स हैं, अगर इनका मास निकाला जाए किसी भी एलिमेंट के, अब एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में काफी है, 100+ एलिमेंट है आज की पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जिसमें 4 ब्लॉक्स में सारे एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया। इन सभी एलिमेंट्स में जो प्रत्येक एलिमेंट है, ईच एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक मास है,
फिक्स मास है। तो एक मोल एटम्स का जो मास होता है वो कहलाता है मोलर मास, यानी मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम इज कॉल्ड मोलर मास रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। यहाँ पर नोट करके भी लिख सकते हैं, ये भी हम यहाँ लिखाई देते हैं, नोट करके आप लिख सकते हैं मास ऑफ वन मोल atoms of an element is called molar mass, यानी mass of one mole of atoms of an element is called molar mass। ये समझ में आ रहा होगा। इसको मोल कॉन्सेप्ट बताएंगे तो और डिटेल में समझा देंगे, ये चीज आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर कुछ टर्म्स और हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और क्लियर करके आपको समझ में आ जाएगा। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है बहुत ही क्रिटिकल यूनिट है, क्योंकि जब हमें नंबर्स को एक बल्क में चाहिए होता है, बड़े स्तर पर नंबर्स को। अब हम बात करें किसी सैंपल को लीजिए, अब जैसे सैंपल लिया हमने वाटर का, अब एक गिलास वाटर में अगर हम बात करें कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, कितने एटम्स होंगे ऑक्सीजन के, कितने एटम्स होंगे हाइड्रोजन के जो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है। अब इसकी संख्या अगर देना हो तो बताओ क्या आसान है? बिल्कुल नहीं। ऐसे में मोल कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम किसी भी सैंपल में पार्टिकल्स की संख्या निकालते हैं जो मिलियंस बिलियंस में हो सकती है, बिलियंस तो बहुत छोटा बहुत बड़ी संख्या हो सकती है, मिलियन बिलियन तो कुछ भी नहीं है, यानी एक लार्ज नंबर इतना बड़ा स्केल हो सकता है। ऐसे में मोल कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल। तो जो मोल दिया गया है ये इस प्रकार से मान लिया गया है कि जो एक मोल है उसके अंदर इतने पार्टिकल्स को माना है 6.022 × 10⁻23 एंटिटी। इतनी जो एंटिटीज होंगी वो वन मोल को रिप्रेजेंट करेंगी। अब हम करें वन मोल ऑफ बुक्स। अब वन मोल ऑफ बुक्स क्या होगा, यानी एक मोल बुक्स का मतलब 6.022 × 10⁻23 बुक्स। इसी प्रकार से हम बात करें वन मोल ऑफ ब्रिक्स, ईंटों की संख्या, तो एक मोल ईंटों में कितनी ईंटें होंगी 6.022 × 10⁻23 ईंट इतनी होगी। इसी प्रकार से एक मोल हम एटम की बात करें, एक मोल एटम में कितने एटम होंगे 6.022 × 10⁻23 एटम। इसी प्रकार एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो भी इतने। तो आप समझ गए होगा किसी की भी बात करें वन मोल का मतलब इतना होता है और एक मोल में इतनी एंटिटी होती है। अब ये जो मोल होता है इतने मोल हैं। अब बात करें सॉरी एक मोल में इतने जो पार्टिकल्स हैं एंटिटीज हैं। अगर किसी एलिमेंट के रेफरेंस में बात करते हैं, अब जैसे हमने कोई एलिमेंट ले लिया, अब उस एलिमेंट के रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो वह इसका मोलर मास कहलाता है। अब हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन का मोलर मास क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 यूनिट होती है। अब एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना यूनिट, मतलब एटॉमिक मास यूनिट होती है जो सबसे छोटी स्केल है और काफी छोटी वैल्यू है। एक एटम का इतना मास होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब इसको अगर ग्राम में चेंज किया जाए, ये तो एक एटम का मास है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना 1.008 यूनिट, और जो काफी छोटी यूनिट होती है यू की वैल्यू बहुत छोटी होती है। यहां से ध्यान दीजिए, अब इतनी यूनिट की बजाय हम 1.008 ग्राम
ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अगर 1 यूनिट की बजाय हम इतने ग्राम में ले लें, आप बात को समझिए, हाइड्रोजन का मास, एक एटम का मास 1.008 यूनिट है और इसको अगर ग्राम में ले लें 1.008 ग्राम, तो इसमें होंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इसी प्रकार से ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक मास होता है 16 यूनिट। अब मैंने सीधा लिखे पॉइंट में भी थोड़ा होता है। अब 16 यूनिट, अब 16 यूनिट जो मास है वो ऑक्सीजन की एक एटम का मास है, समझ लीजिए। अब 16 यूनिट की जगह अगर हम 16 ग्राम की बात करें, 16 ग्राम ऑक्सीजन की बात करें, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में जो संख्या होगी वो होगी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसी प्रकार से किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है अगर वो ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए तो वो उसके मोलर मास के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। और इसका मतलब है इनमें एक एक मोल है, तो इसका मतलब 16 ग्राम O2 ऑक्सीजन और 1.008 ग्राम, इतने ग्राम ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन, इतने ग्राम ऑक्सीजन, इतने ग्राम हाइड्रोजन, दोनों में ही कितना है 1 मोल है। और 1 मोल का मतलब समझ लीजिए 6.022 into 10 to the power 23 एंटिटीज, यानी इतनी ही एटम किसके होंगे, ऑक्सीजन के 16 ग्राम, और इतने ही एटम होंगे हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम। तो जो एलिमेंट्स हैं, जो हैवी एलिमेंट्स हैं, उनका एटॉमिक मास बहुत बड़ा होता है, तो उनके उतने ही मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो 1 मोल के बराबर होता है। और 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, समझ गए, और जिनका मास होता है, एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करो उसके बराबर होता है। देखिए मोल कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आगे चल के उसमें और डिटेल में बता देंगे, फिलहाल माफ कीजिएगा मैं मोल के इधर बढ़ गया मूल कॉन्सेप्ट में और बता रहा था ऐसा है, मतलब फंडामेंटल यूनिट की जो है, फंडामेंटल यूनिट है ऐसा यूनिट, उनको डिफाइन कर रहा था, इधर बढ़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, इस चीज को आप समझ पाएंगे। तो 1 मोल को मैंने आपको समझाया, 1 मोल को किस प्रकार से डिफाइन किया गया। तो 1 मोल इट इज द नंबर ऑफ कार्बन, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 12 in 0.012 kg मास। इसके अंदर जो एटम्स होंगे वो 1 मोल के बराबर होंगे, और 1 मोल इक्विवेलेंट होता है, इक्वल होता है 6.022 into 10 to the power 23 एंटिटीज। अब लास्ट आपकी यूनिट बचती है 6 तो हो गई, और 7वें नंबर पर बचती है इसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी। अब लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला, और 1 कैंडेला 1 CD, मतलब एक कैंडेला को किस प्रकार से डिफाइन करें, 1 कैंडेला मतलब 1 CD। देखिए इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करें। तो 1 कैंडेला 1 CD क्या है, रेडिएंट एनर्जी ऑफ 1/683 वाट पर स्टेरेडियन, रेडियंट एनर्जी ऑफ 1/683 वाट, यानी रेडियंट एनर्जी 1/683 watt per steradian in at a point at a
एक source of radiation having frequency of 540 into 10 to the power 12 hertz is called one candela. शायद आपको कुछ कम समझ में आया हो यहाँ पर। यानी अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो रेडिएंट इंटेंसिटी है वो कितना है, रेडिएंट एनर्जी की है, इंटेंसिटी कर लो, सॉरी यहाँ पर इंटेंसिटी कर लेंगे, इंटेंसिटी इसकी जगह अगर रेडिएंट इंटेंसिटी 1/683 वाट पर स्टेरेडियन है किसी पॉइंट पर, किसी मोनोक्रोमेटिक सोर्स की से निकलने वाली लाइट के लिए, तो उस पॉइंट पर उस सोर्स की जो लुमिनस इंटेंसिटी है वह 1 कैंडेला कहलाएगी। देखिए लुमिनस इंटेंसिटी क्या है, ये चमक होती है एक प्रकार से, और यहाँ इसको फोटोमेट्री में बहुत डिटेल में समझते हैं। फोटोमेट्री मतलब फिजिक्स की वह ब्रांच है जहाँ पर हम जितने भी लाइट प्रोड्यूसिंग जो ऑब्जेक्ट हैं जिनसे लाइट रिलीज होती है उनके बारे में स्टडी करते हैं डीप में। इल्यूमिनेंस के बारे में पढ़ते हैं, हम लुमिनस फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे फोटोमेट्री में, क्लास 12 में डिटेल में दिया गया है, जहाँ पर लुमिनस फ्लक्स की यूनिट ल्यूमेन होती है और लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट स्टेरेडियन इज कॉल्ड लुमिनस इंटेंसिटी। जो डेफिनेशन हम कह सकते हैं, लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट स्टेरेडियन इज कॉल्ड लुमिनस इंटेंसिटी। और जिसको लुमिनस इंटेंसिटी को हिंदी में यानी शायद ज्योति कुछ इस प्रकार से नाम है इसका, खैर थोड़ी हिंदी में यहाँ समझिएगा। तो 1 कैंडेला रेडिएंट इंटेंसिटी ऑफ 1/683 watt per steradian at a point for monochromatic source of radiation having frequency of 540 into 10 to the power 12 hertz is called 1 candela। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए, जैसे कोई भी सोर्स है लाइट का, यहाँ पर देखिए मैं बता देखिए कोई सोर्स है, यहाँ से लाइट निकल रही, इस तरीके से लाइट निकलेगी और डायरेक्शन। अब इस पॉइंट पर अगर हम निकालना चाहें, ये लाइट निकल रही है सोर्स से, इस सोर्स से निकलने वाली लाइट की इस पॉइंट पर हम लुमिनस इंटेंसिटी को निकालना चाहते हैं, तो लुमिनस इंटेंसिटी कितनी होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट पर, इस जगह पर इसका लुमिनस फ्लक्स कितना है, यानी इसका लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट पर स्टेरेडियन। अब ये जो जगह है यहाँ पर देखेंगे इस सॉलिड एंगल पर, अब फिजिक्स में जो यूनिट्स पढ़ रहे हो या मेजरमेंट में वहाँ पढ़ा होगा सॉलिड एंगल जिसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। अब ध्यान देना, अब जिससे जो एनर्जी निकलेगी ऑल डायरेक्शन में निकलेगी। देखिए इसको ऐसे समझिए, ये कोई लाइट का सोर्स है और इससे एनर्जी निकल रही है, ऊपर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, ये भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, ऑल डायरेक्शन में जाएंगे। अब जैसे हमने कोई पॉइंट ले लिया जिस पर हम लुमिनस इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो उस पॉइंट पर हम वो एरिया लेंगे जिस मतलब जो ये कवर कर रहा है, उस आर्क को लेंगे कि वो उस सोर्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, यानी वो क्षेत्र। तो इसीलिए इसकी जो यूनिट है स्टेरेडियन लेते हैं, यानी इतने जगह पर कितना इसका लुमिनस फ्लक्स पास हो रहा है वहां से। तो जो लुमिनस फ्लक्स की वैल्यू होगी इस जगह से पास होने वाली वो कहलाएगी लुमिनस इंटेंसिटी। तो इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, लुमिनस फ्लक्स पर स्टेरेडियन इज कॉल्ड लुमिनस इंटेंसिटी। और ये किसी भी लाइट सोर्स के लिए ये डिफाइन इस प्रकार से होती है और लुमिनस फ्लक्स की यूनिट होती है ल्यूमेन। लेकिन यहाँ पर हमने जो SI सिस्टम में डिफाइन इसको कुछ अलग तरीके से
गया। यहाँ पर बात की है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ रेडिएशन। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ रेडिएशन का मतलब होता है ऐसा सोर्स रेडिएशन का जिससे सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन निकलती हो, मिक्स ना निकले, केवल एक विशेष। और वो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 540 × 10⁻12 हार्ट्ज। यानी इतने हार्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन ही होनी चाहिए किसी सोर्स से निकलने वाली लाइट की, तो उसके द्वारा किसी पॉइंट पर लुमिनस इंटेंसिटी 1 कैंडेला होगी अगर रेडियल इंटेंसिटी इतनी वॉट है। बहुत सी चीजें समझ में नहीं आई होगी, लेकिन फिलहाल इसका कॉमन आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि जो ज्योति तीव्रता है, लुमिनस इंटेंसिटी है, वह चमक को प्रदर्शित करती, रिप्रेजेंट करती है। और ये उन सभी लाइट रिलीजिंग मतलब जैसे लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट हैं, जैसे स्टार्स हैं, सन है, या कोई भी दीप्त ऑब्जेक्ट जिससे लाइट निकलती है, उनकी चमक को रिप्रेजेंट करने के लिए कि चमक किसी विशेष जगह से उनकी चमक क्या होगी, वो लुमिनस इंटेंसिटी के टर्म्स में मेजर किया जाता है। और इसको डिटेल में फिजिक्स में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो कुल मिला के ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी, उनकी यूनिट्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एक एक करके आपको समझ में आ गया होगा 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। पिछले लेक्चर्स में मैंने काफ़ी कुछ बताया है, और इससे जस्ट पिछले लेक्चर में मैंने 7 फंडामेंटल यूनिट्स को एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पर इनकी SI यूनिट को एक्सप्लेन किया है, क्लियर करके बता दिया है, और आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अगर नहीं आया कुछ चीज़ें डाउट, तो हमें कमेंट करके बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, वीडियो को 2-3 बार पॉज करके आगे पीछे बढ़ा के भी देख सकते हैं, आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। और हम यहाँ पर कुछ टर्म्स की और बात करते हैं। इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स को और समझ लेते हैं। अब कुछ टर्म्स कौन कौन से हैं? जैसे कुछ प्रीफिक्सेस होते हैं जो SI सिस्टम में मैंने कल ही बताया था कि SI सिस्टम में कुछ प्रीफिक्सेस हैं, उनको शामिल कर दिया गया है। जैसे हम सभी जानते हैं, एक 1 नैनोमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। ये प्रीफिक्सेस हैं। नैनो किसके लिए ऊर्जा होता है? 10⁻⁹ के लिए नैनो। इसी प्रकार से पिको 10⁻⁻12 के लिए पिको। ये कुछ यूनिट्स हैं जो यहाँ पर अभी हम आपको लिख के बता रहे हैं, वो आपको याद रखनी है, क्योंकि इनका यूज होगा अभी आगे चल के, और ये सारे के सारे यूनिट्स आपको याद रखनी ही है। यहाँ इसको मिटाते हैं और एक एक करके इसको समझते हैं। देखिए, इसको मिटाते हैं और अभी एक एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें 10⁻⁻24, जिसको हम योग 2 पढ़ते हैं। 10⁻21, जिसको हम जैव 2 पढ़ते हैं। 10⁻18, जिसको हम एक्टो पढ़ते हैं। 10⁻, ये आपको समझ में आ गया। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको बहुत जरूरी है याद रखने। इसी प्रकार से 10⁻15 फेम्टो पढ़ते हैं। 10⁻12 पिको पढ़ते हैं। 10⁻10 एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं। एंगस्ट्रॉम, इसको इससे डिनोट करते हैं, एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार 10⁻9 है, इसको नैनो पढ़ते हैं। 10⁻6 है, इसे माइक्रो पढ़ते हैं।
10⁻³ है, इसको मिली पढ़ते हैं। 10⁻² है, इसे सेंटी पढ़ते हैं। 10⁻⁻1 है, इसे डेसी पढ़ते हैं, डेसी। 10⁻+1 है, इसे डेका पढ़ते हैं। 10⁻² है, इसे हेक्टो पढ़ते हैं। 10⁻³ है, इसे किलो पढ़ते हैं, किलो। 10⁻6 है, इसे मेगा पढ़ते हैं। 10⁻9 है, इसे गीगा पढ़ते हैं। 10⁻12 है, इसे टेरा पढ़ते हैं। 10⁻15 है, इसे पेटा पढ़ते हैं। 10⁻18 है, इसे एक्सा पढ़ते हैं। 10⁻21 है, इसे जेप्टा पढ़ते हैं। 10⁻24 है, इसे योटा पढ़ते हैं। ये मैंने सारी यूनिट्स आपको लिख दी हैं। ये सारी यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए। प्रीफिक्सेस हैं, किसको क्या पढ़ते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्लियर कट याद होनी चाहिए। और इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करूंगा। इसके बाद अगले लेक्चर में मास और वेट, डेंसिटी, टेम्परेचर जैसी यूनिट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।